तकलीफ तो क्या है। पति को मार दिया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। 22 अप्रैल 2025 इसी तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। धर पूछकर मर्दों को अलग करके गोलियां मार दी। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 26 लोगों की जान ले ली। परिवार वालों को ऐसा जख्म दे दिया जो ताउम्र भरेगा नहीं। उस कभी न भूलने वाले दिन को आज 1 साल हो गए हैं कि तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले की सबसे कपा देने वाली तस्वीरों में से एक थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। वो हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। उनकी पत्नी के सामने आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। करनाल के विनय नरवाल की शहादत को 1 साल हो गए हैं, लेकिन जवान बेटे को अचानक इस तरह से खो देने का दर्द एक पिता के अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता राजेश नरवाल उस दिन को याद करके कहते हैं कि भगवान करे कि दुश्मन के साथ भी ऐसा न हो। लाइफ तो तभी खत्म हो गई थी जिस दिन ये खबर हमने सुनी कि ये क्या करेगा। कोई उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं बचती किसी की भी ज़िंदगी में, जिसके भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। हेड ऑफ फैमिली होते हुए अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालना, बच्ची को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, ये मेरे लिए और भी टफ है कि मैं अपनी बात किसी को कह भी नहीं सकता। इनमें से किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि बात करते हैं फिर इमोशनल हो जाते हैं सभी। तो किसी तरह बस परिवार को लेके चल रहे हैं। वहीं पुणे के संतोष जगदाले को उनके परिवार के सामने मार दिया गया। उनकी पत्नी प्रगति वो मंजर आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगी। वहाँ पर हर एक फैमिली जो कोई आए थे घूमने के लिए, वो हर एक बहुत अपनी खुशी में थे। बच्चे खेल रहे थे, कोई फोटोज निकाल रहे थे, कोई वो छोटी शीप को लेकर फोटोज निकाल रहे थे, खरगोश को लेकर। हम लोगों ने भी वैसे फोटोज निकाले। हम लोग बहुत खुश थे और अचानक से फायरिंग की आवाज़ आ गई और वो लोग हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करके, हिंदुओं को मोदी जी का नाम लेकर हिंदुओं को गोली चलाकर, हिंदू लोगों को जिनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, जो वो टेररिस्ट से लड़ नहीं सकते थे, ऐसे निष्पाप लोगों को ये टेररिस्ट आकर मारते हैं। और इन लोगों को हम अपनी आंखों के सामने खून से पड़े हुए देखते हैं। ये घटना मैं सोचती हूँ कि मेरे आखिरी सांस तक मैं ये घटना को नहीं भूल पाऊंगी। जगदाले परिवार में कमाने वाला अचानक चला गया। बेटी के कंधे पर परिवार का सारा बोझ आ गया। सरकार ने नौकरी का वादा किया था, नौकरी मिली भी, लेकिन 11.5 महीने बाद। We have been through hell in last 1 year, like losing your loved ones, and after that struggling for all the promises made by government. To get that promises fulfilled was also very stressful for us. We had to talk with a lot of people, like hundreds of people, and meet a lot of people for my job that was promised by our deputy CM and CM of Maharashtra. Apart from that, we were struggling from sleepless nights and emotional ups and downs in our life because of my father was the only person who was like a very, very firm support to me and my mother. The day when we lost him, I think I was the one who took over all his responsibilities for my family and my mother. So since that day, I am like handling all the things that he used to do us for as a father. वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी भी उन 26 लोगों में से एक थे जिनको आतंकियों ने मार दिया। 25 सैलानियों के साथ एक पोनी वाला भी था। आतंकी जहां धर्म पूछकर सैलानियों की जान ले रहे थे, वहीं पोनी वाले आदिल हुसैन शाह आतंकियों के सामने अड़ गए अपने साथी टूरिस्ट को बचाने के लिए। वो इंसानियत के लिए लड़े और आतंकियों की गोली का शिकार बन गए।
उनका परिवार भी बाकी परिवारों की तरह दर्द से गुजर रहा है। बीवी आदिल को याद करती हैं, इस बीच उनकी बेटी भी गुजर गई। आदिल सबको, घर वालों को भी, हमें भी आबाद कर गया, तो बस खुद वो गुजर गया। तो याद आती है उनको? हाँ, बहुत याद आती है। वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजार रहे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजारी, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा, तो वो भी पैदा गुजर गई, तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद मिली। महाराष्ट्र के सीएम रहे एकनाथ शिंदे ने भी मदद की। सीएम उमर अब्दुल्ला खुद आदिल के जनाजे पर पहुंचे। आदिल के पिता उन्हें याद भी करते हैं और उन पर फख्र भी करते हैं। इस बात का तो बहुत ही फख्र है कि उसकी मौत इज्जत से हुई। उसने अपनी जान लोगों के बदले में दी। ना उसने हिंदू समझा, ना कोई मज़हब समझा। उसके बगैर अपनी इंसानियत को कायम किया, सब लोगों को दिखाया। ना हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक ही हैं, कि सबके रगों में एक ही खून है। आदिल के अलावा भी ऐसे कुछ कश्मीरी थे जिन्होंने इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर रखा। सज्जाद एक घायल टूरिस्ट को कंधे और पीठ पर लेकर नीचे उतरे थे। के चेहरे पे यहाँ पे साइड में खून लगा था और कपड़े में खून लगा था। और दूसरे घोड़े वाले के कंधे पे उसकी माँ है और मैंने बच्चों को उठा के जैसे तैसे करके उठा के वहाँ से सीधा। कितने किलोमीटर कंधे पे आप नीचे? मुझे वहाँ से लगते है वो 4 किलोमीटर है बैसरन से पहलगाम। आदिल और सज्जाद की तरह नजाकत भी टूरिस्ट की जान बचाने में लगे थे। हमले से ठीक पहले वो एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। बच्चा छत्तीसगढ़ के बीजेपी पार्षद पूर्वा स्थापक का बेटा था। भैया के साथ भी ना वहाँ जहाँ खेल रहे थे। नजाकत पर हम सबको नाज है। 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह बैसरन घाटी पहुंचे। देश भर में दर्द और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सरकार ने कई अहम बैठकों के बाद ऑपरेशन सिंदूर का फैसला किया। 7 मई को भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। पहलगाम के हमले के पीछे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया, जो लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लश्कर के आतंकी ठिकानों समेत 9 ठिकानों पर हमले किए गए। वहीं देश के अंदर उन आतंकियों की तलाश हो रही थी जो पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। 3 महीने तक जंगलों की खाक छानने के बाद 3 आतंकी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान दाची-गाम के घने जंगलों में छिपे थे। ऑपरेशन में तीनों को ही मार गिराया गया। उस दिन तारीख थी 28 जुलाई 2025। अब साल भर बाद जिस लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम है, वहां काफी पानी बह चुका है। नहीं बहा है तो बस हिंदुस्तान के लोगों का जज्बा अब वहां शहादत देने वाले 26 लोगों की याद में मेमोरियल बन गया है। हम लोग यहाँ 3 दिन से हैं और बहुत अच्छा लगा। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और कहीं से भी लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ अनसेफ है। इट्स वेरी सेफ और मुझे लगता है लोगों ने आना चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और नेचर जो ब्यूटी है, बोलते हैं कश्मीर जन्नत है। इट इज एग्जैक्टली कश्मीर वाकई में जन्नत है, तो मुझे लगता है सबने आना चाहिए। पहलगाम के आतंकी हमले का एक मकसद कश्मीर घाटी में बढ़ते सैलानी अमन शांति को भी चोट पहुंचाना था। टूरिस्ट अब लौट रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी तादाद 22 अप्रैल 2025 से पहले जैसी हो जाएगी। पहलगाम की आतंकी घटना का कश्मीर घाटी में भी बहुत विरोध हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भी समझ आ गया कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। पहलगाम के कई गुनहगारों का हिसाब होना बाकी है, जैसे लश्कर का सरगना हाफिज सईद और साजिद बट, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पता चला है कि वो नाम बदलकर पाकिस्तान में छिपता फिर रहा है। एनआईए ने जट पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। साजिद और उसके आकाओं को अब उन अज्ञात हमलावरों का डर सता रहा है जो पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं। इस खबर के लिए इनपुट दिया है श्रीनगर से इंडिया टुडे के रिपोर्टर मीर फरीद और दिल्ली से अरविंद ओझा ने। आखिर में पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर आतंकियों को उस संदेश के साथ छोड़ जाते हैं जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने दिया था। क्या संदेश दिया जा रहा है?
तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।